नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सुन रहे हैं बैक हॉरर मेरे यानी केपी चौधरी के साथ। दोस्तों, आज का यह इंसिडेंट मेरे साथ अंशु ने शेयर किया है और अंशु ने बताया है कि यह घटना इनके ही मोहल्ले में घटी थी। तो मैं आपको वह इंसिडेंट बताने जा रहा हूं जो इन्होंने मेरे साथ शेयर किया है। दोस्तों, ये कहानी काफी ज्यादा डरावनी है, तो इस कहानी को सुनने के लिए सबसे पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको उन सब्सक्राइबर्स के नाम बता देता हूं जो मेरी हर एक कहानी को सुनते हैं और कमेंट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमारे उन सब्सक्राइबर्स के नाम जान लेते हैं जो हमारी कहानियों को सुनना काफी ज्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला नाम है सोनू कुमार जी का, जो दिल्ली से हैं। दूसरा नाम है दीपक बाला का, जो गुजरात से हैं। इसके बाद नाम आता है जसवंत, जॉन और प्रिया का। ये तीनों ही बटाला से हैं और इन्होंने कमेंट किया था कि वे हमारी हर एक कहानी सुनते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद। आप मेरी कहानियां ऐसे ही सुनते रहिए। मैं आपके लिए एक से एक डरावनी और सच्ची कहानियां लेकर आता रहूंगा। इसके बाद नाम आता है अनुभव सिंह जी का। ये हमारी लगभग हर एक कहानी को सुनते हैं। इसके लिए अनुभव सिंह जी, आपका धन्यवाद कि आप हमें इतना सपोर्ट करते हैं और आपका कमेंट हर वीडियो पर आता है। मैं आपका नाम इतना नीचे इसलिए लिया है क्योंकि आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं और हमारे बीच सब कुछ चलता रहता है। यार, तो बुरा मत मानना कि आपका नाम इतना नीचे क्यों बताया। आप चैनल में हमेशा ऊपर रहोगे। इसके बाद नाम आता है कुणाल मल्होत्रा जी का। ये भी हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं और समझ लो कि यह चैनल उनकी ही दया से चल रहा है। अब नाम आता है इमरान अब्बासी का, जो पाकिस्तान के सिंध से हमारी वीडियो को देखते हैं और हमारी कहानियों को पसंद करते हैं। अब्बासी जी, हमारी कहानियों को इतना सपोर्ट करने के लिए आपका धन्यवाद। और पाकिस्तान में क्या चल रहा है? इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने के बाद थोड़ा कमेंट में बात कर जाना। दोस्तों, वैसे तो काफी सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो हमें कमेंट करते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम इतने ही शामिल कर पाएंगे, वरना आपको कहानी भी तो सुनानी है, फिर आप बोर हो जाते हो। तो अगर आपको भी अगली कहानी में अपना नाम चाहिए तो भैया कमेंट करें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें या ना करें, बस कमेंट कर दीजिएगा। आपका नाम अगली कहानी में हाजिर हो जाएगा। दोस्तों, मेरा नाम अंशु है। ये बात साल 2006 के आसपास की है। उन दिनों मेरी उम्र तकरीबन 16 साल के करीब रही होगी। उसी समय पर हमारे मोहल्ले में एक अजीबोगरीब तरह की चर्चाएं होना शुरू हो गई थी। मोहल्ले के लोग अचानक से डरने लगे थे। सभी मोहल्ले वालों को रात में अजीब अजीब आवाजें सुनाई दिया करती थीं और बात यहां तक पहुंच गई थी कि मोहल्ले वालों ने रात में अपने घरों से निकलना तक बंद कर दिया था। लेकिन इसके पीछे आखिर हुआ क्या था, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, दरअसल हमारे मोहल्ले में एक परिवार रहने आया था। वह परिवार हमारे मोहल्ले का नहीं था, वह कहीं दूर से आए थे। उन्होंने हमारे मोहल्ले में आकर एक छोटा सा मकान लिया था और वे लोग देखने में भी काफी ठीक ठाक ही थे। अगर मैं आपको बताऊं तो उनमें 2 लड़के थे, उनकी माँ थी, एक बहन थी और एक दादी थी। मतलब परिवार में तकरीबन 5 लोग थे, माँ, बेटी, 2 बेटे और दादी। मैं आपको बताऊं कि उन सभी का व्यवहार काफी अच्छा था। बड़ा लड़का, जिसका नाम अविनाश था, काफी अच्छा लड़का था और वह सबसे काफी अच्छे से बातें किया करता था। जब भी किसी को मोहल्ले के अंदर मदद की जरूरत होती तो वह सबसे पहले मदद के लिए आता था और सबसे प्यार से बातें करता था। उसका छोटा भाई, जिसका नाम राहुल था, भी काफी अच्छा लड़का था। राहुल की उम्र मेरे आसपास की ही थी। मतलब उस समय पर वह भी 16-67 साल के आसपास का ही था। तो मैं उससे काफी अच्छे से बातचीत किया करता था और मेरी राहुल से काफी अच्छी दोस्ती भी थी। उनका जो घर था वह हमारे घर के बिल्कुल सामने ही था। मतलब अगर हम अपने घर का दरवाजा खोलते तो हमें सबसे पहले उनका ही चेहरा दिखाई दिया करता था। मेरी उनसे कुछ ज्यादा ही बनती थी, खासकर राहुल से। राहुल से मेरी काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। लेकिन जब वे लोग हमारे मोहल्ले में रहने आए थे तब सब कुछ ठीक था। लेकिन जब उन्हें रहते हुए यही कोई 6-7 महीने हो गए, तब अचानक से होता क्या है कि राहुल का बड़ा भाई अविनाश अचानक से बीमार हो जाता है। और अविनाश की जो बीमारी थी वह किसी को भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इन्हें हुआ क्या है। राहुल अपने बड़े भाई की बीमारी को लेकर काफी ज्यादा टेंशन में रहने लगा। राहुल सोचा करता था कि पता नहीं भाई को हुआ क्या है। और जो अविनाश भाई थे वे भी काफी अजीब तरह से बीमार हुए थे। मतलब
दिन में बिल्कुल ठीक रहते और सबसे काफी अच्छे से बातें करते। लेकिन जैसे ही शाम होने को आती तो अचानक से अविनाश भाई को खून की उल्टियां होना शुरू हो जाती और वे चक्कर खाकर कहीं पर भी गिर जाया करते थे। उन्हें जैसे कोई कमजोरी हो गई थी। 1-2 महीने के अंदर ही उनका पूरा शरीर बिल्कुल सूख गया था। जब वे ठीक ठाक हुआ करते थे तो उनकी हाइट 6 फुट के आसपास थी और शरीर भी काफी अच्छा था। उनका वजन तकरीबन 85 से 90 किलो के आसपास रहा होगा। लेकिन 1 महीने के अंदर ही उनका वजन घटकर बस 50 से 60 किलो के आसपास ही रह गया था और अब अविनाश भाई पहचान में भी नहीं आते थे। मतलब अगर कोई उन्हें 6 महीने पहले देखकर गया था और अब आकर देखे तो वह पहचान ही नहीं पाएगा कि यह अविनाश भाई ही हैं। उनकी हालत इस तरह की हो गई थी कि वे कहीं भी जमीन पर बैठ जाया करते थे और अजीबोगरीब तरह से कुछ बोलना शुरू कर देते थे। कभी कभी वे मोहल्ले वालों को, अपने भाई राहुल को और यहाँ तक कि जो भी उनके सामने आता उसे ही गालियां देने लग जाते थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अविनाश भाई को हुआ क्या है। जब हमें और मोहल्ले के लोगों को लगने लगा कि हो सकता है कि अविनाश के ऊपर किसी ने काला जादू करवाया हो, तो इसके लिए उन्हें कई बार मौलवियों, तांत्रिकों और पंडितों के पास भी ले जाया गया, लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं बताया। सबका कहना था कि उनके साथ जो हो रहा है वह कोई बीमारी है और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब अविनाश भाई को डॉक्टर को दिखाया जाता तो डॉक्टर कहते थे कि शरीर में कोई भी बीमारी नहीं है। हमें भी समझ में नहीं आ रहा था कि इनका मानसिक संतुलन हिल गया है या फिर इन्हें हुआ क्या है। डॉक्टर को कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। अविनाश भाई की ऐसी हालत तकरीबन 1.5-2 महीने तक रही। इन 1.5-2 महीनों में राहुल ने जितना हो सकता था उतना अविनाश भाई का इलाज करवाया। उसने इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। लेकिन जब किसी को पता ही नहीं चल पा रहा था कि आखिर अविनाश भैया को बीमारी क्या हुई है, तो फिर इसका इलाज संभव ही नहीं था। कई मौलवियों के पास भी ले जाया गया, कई मंदिरों में ले जाया गया, अलग अलग जगह पर दिखाया, बड़े बड़े हॉस्पिटलों में दिखाया, लेकिन कोई इलाज नहीं मिला। और आखिरकार एक दिन अविनाश भैया इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनकी मौत के बाद हमारा पूरा मोहल्ला जैसे सहम उठा था। और अविनाश भैया के परिवार की तो पूछो ही मत। उनका पूरा परिवार टूटकर बिखर सा गया था। राहुल भी काफी उदास रहने लगा था। राहुल ने अब लोगों से बातचीत करना बंद कर दिया था। वह मुझसे भी जब कभी मिलता तो पहले जैसी बातें नहीं किया करता था। अब वह मुझसे भी नजरें चुराने लगा था और चुपचाप गुमसुम सा रहने लगा था। इससे मैं भी काफी परेशान हो गया था कि मेरा दोस्त राहुल, जो कभी मेरे साथ हंसता खेलता था, उठता बैठता था, वह अब मुझसे बातें तक नहीं कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा और राहुल जैसे अविनाश भैया की मौत के सदमे को भूल चुका था। 2-3 महीने बीत चुके थे। मोहल्ले वाले भी भूल गए थे कि अविनाश के साथ क्या हुआ था और उसकी मृत्यु कैसे हुई थी। मतलब इतने दिनों में हर कोई भूल ही जाता है। लेकिन एक दिन की बात है, उस दिन शायद दशहरा था और हमारे मोहल्ले में दशहरे को लेकर काफी अच्छा माहौल बना हुआ था। हमने रावण का पुतला बनाया और शाम के समय में रावण के पुतले में आग लगाई। पुतले में आग लगाने के बाद उस रात हम पटाखे वगैरह चला रहे थे और हमको पटाखे चलाते चलाते रात की तकरीबन 11 बज चुके थे। हम मोहल्ले के सभी लड़के पटाखे चला रहे थे, लेकिन जब पटाखे चलाते चलाते काफी रात हो गई तो अचानक से हम सब की नजर मोहल्ले में चौराहे पर रखी हुई एक चीज पर गई। वह चौराहे के बिल्कुल बीचों बीच रखी हुई थी और जब मैं और मोहल्ले के लड़कों ने वहां जाकर देखा तो दिखाई दिया कि वहां पर एक मटकी रखी हुई थी। वह मटकी देखने में थोड़ी सी अजब सी थी। उस मटकी के ऊपर एक नारियल रखा हुआ था और मटकी के चारों बगल गेंदे के फूल पड़े हुए थे। मटकी पर सिंदूर जैसा कुछ लगा हुआ था। जब हमने मटकी को देखा तो हम लोग उसमें पटाखा लगाकर उसे भी फोड़ने वाले थे और इसका हम सब ने पूरा मन बना लिया था। लेकिन हमारे साथ जो मोहल्ले के बड़े लड़के थे, उन्होंने हमें यह करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी इस मटकी को ना तो तोड़ेगा और ना ही छुएगा, शायद किसी ने टोटका रखा है। जब उन बड़े लड़कों ने हमसे यह कहा तो हम सब पीछे हो गए। उस रात मेरे साथ राहुल भी मौजूद था और उस रात हम में से किसी ने भी ना तो उस मटकी को छुआ और ना ही उसे तोड़ा। इसके बाद हम सभी अपने अपने घर जाकर सो गए। फिर जब सवेरा हुआ तो मोहल्ले के लोग चौराहे पर खड़े हुए थे और वह मटकी को घेरे हुए थे। जब मैं वहां पर गया तो मैंने देखा कि मोहल्ले की औरतें गाली दे रही थीं कि आखिर किसने मोहल्ले के बीचों बीच यह टोटका रखा है। काफी देर तक गालियां देने के बाद
मोहल्ले की औरतों ने एक सफाई करने वाले को बुलाया। उसने एक झाड़ू लिया और झाड़ू से उस मटकी को उठाकर वहां से दूर ले गया और इसके बाद कहीं दूर जाकर उस मटकी को फेंक आया। लेकिन उस दिन से ही हमारे मोहल्ले में अजीबोगरीब चीजों का होना शुरू हो गया। दरअसल जब मोहल्ले के लोग रात में ऑफिस से लौटकर आते तो उन्हें मोहल्ले में अक्सर किसी की परछाई दिखाई दिया करती थी। कई बार मोहल्ले के लोगों ने कहा था कि हमें कोई मोहल्ले में खड़ा हुआ दिखाई दिया था, लेकिन जब हमने उसे देखा और उससे बातें करने की कोशिश की तो वह अचानक पता नहीं कहां चला गया। ये सब बातें जैसे हमारे मोहल्ले में थोड़ी नॉर्मल हो गई थी। हर किसी ने परछाई को देखा था और कभी किसी को उस परछाई को देखकर लगता कि जैसे कोई आदमी खड़ा हुआ है। लेकिन ये सब बातें जब नॉर्मल हुई तो सभी को पता चल गया था कि हमारे मोहल्ले के अंदर कुछ अजीब होने लग गया है। लेकिन एक दिन की बात है, ये इंसिडेंट उसी रात मेरे ही साथ हुआ था। दरअसल मेरा एक दोस्त था जो कि मेरे साथ स्कूल में पढ़ा करता था। उसकी बहन की शादी थी और मैं उसकी बहन की शादी में गया हुआ था। लेकिन जब मैं वहां से लौट कर आया तो उस समय पर मुझे रात हो गई थी। मेरे पास एक स्कूटी थी और मैं स्कूटी से आराम से अपने घर आ रहा था। लेकिन हमारे मोहल्ले में प्रवेश करते ही अचानक से मेरी स्कूटी पता नहीं क्यों पर धक्के खाकर अचानक से बंद हो गई। जब स्कूटी बंद हुई तो मुझे कुछ ज्यादा चिंता भी नहीं हुई क्योंकि मैं अपने मोहल्ले में आ ही चुका था और थोड़ी ही देर में बस अपने घर पहुंचने ही वाला था। तो जब स्कूटी बंद हुई तो मैंने स्कूटी को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी स्कूटी स्टार्ट नहीं हुई। उस समय पर रात के तकरीबन 3 बजे थे और थोड़ी ही देर में सवेरा होने ही वाला था। तो होता यह है कि मैं स्कूटी को धक्का लगाकर आराम से अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। मेरा घर वहां से तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर था और मैं घर की तरफ आ रहा था। थोड़ी ही देर में सवेरा भी होने वाला था। तो जब मैं आ रहा था तो होता क्या है, अचानक से अविनाश भैया मुझे मोहल्ले में एक छोटी सी दुकान के पास दिखाई दिए। वह दुकान एक मिठाई की दुकान थी जहां पर हमारे मदन काका दिन में मिठाइयां बेचा करते थे और वहीं पर मिठाइयां बनाते भी थे। तो वहां पर अविनाश भैया बैठे हुए थे। जब मैंने अविनाश भैया को देखा तो उन्हें बैठे हुए देखकर मैंने उन्हें आवाज लगाई और कहा, अरे अविनाश भैया, वहां क्या बैठे हो? मेरी स्कूटी खराब हो गई है, थोड़ा धक्का लगवा दो, बस घर तक ही चलना है। मेरे इतना कहते ही अविनाश भैया ने मेरी तरफ देखा और खड़े होकर मेरी तरफ ही आने लगे। मेरे पास आकर उन्होंने स्कूटी पर मुझे बैठने के लिए कहा और बोले, मैं पीछे से धक्का लगा देता हूं, तू आराम से स्कूटी पर बैठ जा। मैं स्कूटी पर बैठ गया और अविनाश भैया धक्का लगा रहे थे। धक्का लगाकर वह मुझे बिल्कुल घर के सामने छोड़ दिए। इसके बाद उन्होंने कहा, ठीक है भाई अंशु, अब तेरा घर आ गया, अब तू आराम से घर चला जा। मैंने अविनाश भैया को थैंक यू बोला और घर का दरवाजा खुलवाया। मेरी मम्मी ने घर का गेट खोला और मैंने मम्मी को नहीं बताया कि स्कूटी खराब हो गई थी। मैंने बस स्कूटी को खड़ा किया और आराम से कमरे में जाकर सो गया। मुझे उस समय पर काफी ज्यादा नींद आ रही थी क्योंकि सुबह के तकरीबन 3 बज चुके थे। सुबह की तकरीबन 11 बज चुके थे और मेरे पापा को स्कूटी लेकर कहीं जाना था। इसीलिए वह स्कूटी को बार बार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही थी। जब स्कूटी स्टार्ट नहीं हुई तो उन्होंने मुझे आवाज लगाई और कहा, जाग जा, स्कूटी को खराब करके ले आया और बताया भी नहीं। जब मैंने पापा की आवाज सुनी तो मेरी एकदम से नींद खुल गई और मैं नींद खुलते ही घर के आंगन में पहुंच गया। जब मैंने पापा की आवाज सुनी तो मेरी एकदम से नींद खुल गई और मैं घर के आंगन में पहुंच गया। वहां देखा कि पापा स्कूटी को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही थी। पापा ने गुस्से में कहा, स्कूटी खराब हो गई और तूने बताया भी नहीं? मैंने कहा, हाँ पापा, वह रात में जब मैं शादी से लौटकर आ रहा था तो मोहल्ले में पहुंचते ही स्कूटी खराब हो गई थी। ये तो अच्छा हुआ कि अविनाश भैया ने धक्का लगा दिया और धक्का लगाकर मुझे यहां तक छोड़ गए। जैसे ही मैंने यह बात पापा से कही, पापा के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने घूर कर मेरी तरफ देखा और बोले, अबे पागल हो गया है क्या? अविनाश को मरे हुए 6 से 7 महीने बीत चुके हैं, तो किस अविनाश की बात कर रहा है तू? पापा की यह बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे तुरंत याद आया कि हाँ, अविनाश भैया तो सच में मर चुके हैं। मुझे एकदम से अजीब सा महसूस होने लगा। मेरे शरीर में ठंडा पसीना आने लगा और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि पापा से और क्या कहूं। मैं तुरंत अंदर भागा और कमरे में जाकर बैठ गया। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया था। जो मैंने रात में देखा था, जो मैंने महसूस किया था, वह सब अगर सच था तो फिर अविनाश भैया
मेरा सिर चकराने लगा। मैंने पानी पिया और खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन दिमाग में बस वही एक बात घूम रही थी। अगर अविनाश भैया मर चुके हैं तो फिर कल रात मुझे धक्का लगाकर घर तक कौन छोड़ने आया था। मुझे पूरी रात की हर बात याद आने लगी। कैसे मैंने उन्हें मिठाई की दुकान के पास देखा था, कैसे उन्होंने मेरी मदद की थी, कैसे उन्होंने मुझे घर तक छोड़ा था और जाते जाते कहा था, अब तेरा घर आ गया, तू आराम से चला जा। मुझे अब महसूस हो रहा था कि जब मैंने अविनाश भैया को देखा था तब भी कुछ अजीब था। उनकी आंखों भी अलग थीं, उनका चेहरा थोड़ा उतरा हुआ लग रहा था। लेकिन जब मैं यह सब बातें सोच ही रहा था तभी मेरी माँ मेरे कमरे में आ गई और उन्होंने मुझसे कहा कि क्या तूने सच में कल अविनाश को देखा था? तब मैंने माँ से कहा, हाँ माँ, मैंने सच में अविनाश भैया को देखा था। उन्होंने ही तो स्कूटी में धक्का लगाया था और वहीं तो मुझे घर तक लेकर आए थे। लेकिन मैं उसे समय पर यह भूल गया था कि अविनाश भैया मर चुके हैं। शायद उसे समय पर मुझे काफी ज्यादा नींद आ रही थी, इस वजह से हो सकता है कि मुझे याद नहीं रहा। इसके बाद माँ मुझे एक पंडित जी के पास लेकर गई और पंडित जी ने मेरे हाथ में एक कलावा बांधकर मुझसे कहा, देखो, आपके मोहल्ले में यह सब पिछले कुछ दिनों से हो ही रहा है और यह सब ठीक नहीं है। आपके मोहल्ले में कोई हवन, कीर्तन या फिर कोई रामायण का पाठ करवाना चाहिए। इससे आपके मोहल्ले में जो बाधा चल रही है वह दूर हो जाएगी। माँ ने पंडित जी से कहा, मैं मोहल्ले वालों से बात करती हूँ और हम सब मिलकर कोई पूजा पाठ करवाते हैं मोहल्ले के अंदर, क्योंकि जो हमारे मोहल्ले में हो रहा है वह सच में काफी डरावना है और इससे किसी को नुकसान भी हो सकता है। इतना कहने के बाद मैं और माँ दोनों मंदिर से लौटकर वापस घर आ गए। लेकिन घर आने के बाद मैंने अपने दोस्त राहुल को बताया कि कल रात को मैंने तुम्हारे बड़े भाई अविनाश को देखा था। अविनाश भैया मिठाई की दुकान के पास बैठे हुए थे और उन्होंने मेरी स्कूटी में धक्का भी लगाया था। लेकिन मेरी इस बात का राहुल ने यकीन नहीं किया। मेरी यह बात मेरी माँ ने पूरे मोहल्ले वालों को बता दी और अब पूरे मोहल्ले वाले डरने लगे थे कि कहीं मोहल्ले में जो आदमियों को रात के समय परछाई दिखाई देती है वह अविनाश की ही तो नहीं है। और अगर ऐसा है तो मोहल्ले में वाकई डरने वाली बात है, क्योंकि मोहल्ले के अंदर कोई समस्या चल रही है। इसके बाद हुआ यह कि मोहल्ले में लगभग हर इंसान अविनाश भैया को देख चुका था। हमारे मोहल्ले का हर आदमी पिछले 2 महीने में अविनाश भैया को देख चुका था और वे हमेशा मिठाई की दुकान के पास बैठे हुए नजर आते थे। एक अजीब बात यह थी कि जब वह किसी को भी दिखते थे तो हमारे मोहल्ले का वह आदमी यह भूल जाता था कि अविनाश की मौत हो चुकी है और अविनाश उनसे बातें भी करते थे। बात करने के बाद जब वह आदमी अपने घर पर आ जाता तब उसको याद आता कि अभी मैं जिससे बात करके आया हूं वह तो अविनाश है और अविनाश की तो मौत हो चुकी है। इसके बाद सभी मोहल्ले वालों ने और यहां तक कि राहुल के घर वालों ने भी अपने हाथों पर कलावा बांध लिया था। इसके बाद हम सब ने मिलकर मोहल्ले से चंदा इकट्ठा किया और एक भागवत करवाई। भागवत 7 दिनों की थी और 7 दिन तक काफी अच्छे से कथा करवाई गई। भागवत कथा होने के बाद कुछ दिनों तक हमें अविनाश भैया दिखना बंद हो गए। लेकिन इसके बाद जैसे ही कोई 14-15 दिन बीते होंगे, अविनाश भैया का दिखना फिर से शुरू हो गया। इस बार जब वह दिखाई देते थे तो लोगों को याद भी रहने लगा था कि अविनाश की मौत हो चुकी है और हमें जो दिख रहा है वह अविनाश नहीं बल्कि उसकी आत्मा है। लोग उनको देखकर डरने लगे थे। नौबत यहां तक आ गई थी कि रात में कोई भी ऑफिस से लौटकर नहीं आता था। लोग शाम के समय ही ऑफिस से घर आ जाया करते थे और रात में तो कोई अपने घरों से बाहर भी नहीं निकलता था। इसके बाद मोहल्ले के बाहर से रात के समय अजीबोगरीब आवाजें आनी शुरू हो गईं। ऐसा लगता था जैसे कोई मोहल्ले के नीचे वाली कॉलोनी में बैठकर रो रहा है। किसी आदमी के रोने की आवाज साफ साफ हमें सुनाई दिया करती थी। इन घटनाओं को चलते चलते तकरीबन 1 साल बीत चुका था और अब सभी को ऐसी घटनाओं की आदत हो गई थी। लेकिन इसके बाद हुआ यह कि मेरा दोस्त राहुल अचानक से बीमार हो गया। उसकी हालत भी वैसे ही थी जैसी हालत अविनाश भैया की थी। अविनाश भैया की तरह ही उसे भी खून की उल्टियां होने लगीं और उसे भी चक्कर आ जाया करते थे। जहां उसका मन करता वहीं वह गिर जाया करता था। इसके बाद हम सभी को समझ में आ चुका था कि अविनाश के साथ जो कुछ भी हुआ था वह सब नॉर्मल नहीं था और यह किसी डॉक्टर का इलाज नहीं है। जब राहुल को डॉक्टर को दिखाया गया तो राहुल की भी कोई बीमारी डॉक्टर को समझ में नहीं आई। इसके बाद हम सब ने काफी सारे पंडितों, मौलवियों और तांत्रिकों को दिखाया, लेकिन उन्होंने कहा कि भैया, इसका कोई इलाज नहीं है और इसके ऊपर किसी भी आत्मा का कोई प्रभाव नहीं है।
लेकिन लगातार राहुल की तबीयत खराब हो रही थी और हम सभी को पता था कि राहुल भी अपने बड़े भाई अविनाश की तरह ही एक दिन मर जाएगा। इसलिए हम उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। तकरीबन 20 से 25 दिनों के बाद हमें पता चला कि हमें वृंदावन जाना होगा। वृंदावन में एक पंडित जी रहते हैं जो काफी ज्यादा विद्वान हैं और वह ऐसे मामलों का इलाज भी करते हैं। मतलब अगर किसी के ऊपर भूत प्रेत की कोई समस्या हो तो उनका इलाज भी कर देते हैं। जब हमने उन पंडित जी के बारे में सुना तो मोहल्ले के तकरीबन 56 लोग मिलकर राहुल को उन पंडित जी के पास लेकर गए, क्योंकि राहुल 2-4 लोगों के कब्जे में नहीं आ रहा था। यहां तक कि 10 से 12 लोग मिलकर भी उसे अपनी जगह से हिला तक नहीं पा रहे थे। इसीलिए मोहल्ले के तकरीबन 56 लोग मिलकर राहुल को उन पंडित जी के पास लेकर गए थे। जब राहुल को उन पंडित जी के पास लेकर जाया गया तो पंडित जी ने देखते ही बता दिया कि इसके ऊपर तांत्रिक क्रिया की गई है और यह क्रिया किसी और ने नहीं बल्कि इसकी ही किसी अपनी ने की है, और इसी तांत्रिक क्रिया की वजह से इसके बड़े भाई की भी मौत हो चुकी है। तकरीबन आज से लगभग 1 साल पहले पंडित जी ने राहुल को ध्यान से देखा और कुछ मंत्र बोलने लगे। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, राहुल के ऊपर जो काला जादू किया गया है उसकी मियाद 40 दिन की है। 20 दिन पहले ही बीत चुके हैं, अब केवल 20 दिन और बचे हैं। अगर इस दौरान कोई उपाय नहीं किया गया तो राहुल की मृत्यु तय है। यह सुनकर पूरे मोहल्ले के लोगों में सन्नाटा छा गया। राहुल की मां जोर जोर से रोने लगी और मोहल्ले के कुछ और लोग भी चिंता में थे। पंडित जी ने आगे कहा, इस जादू की काट मेरे पास नहीं है। यह बहुत ही शक्तिशाली तांत्रिक विद्या से किया गया है। अगर कोई अनुभवी तांत्रिक इसकी काट कर दे तो शायद राहुल बच सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई इस जादू को पूरी तरह तोड़ पाएगा। मोहल्ले के लोग अब राहुल को लेकर वापस मोहल्ले में आ गए, लेकिन जैसे ही राहुल अपने घर में पहुंचा उसकी हरकतें अजीब होने लगीं। कभी वह दीवार पर सिर पटकने लगता, कभी जमीन पर लेटकर अजीब अजीब आवाजें निकालता। उसकी आंखों की पुतलियां ऊपर चढ़ जाती और वह बेसुध सा हो जाता। रात होते ही वह अचानक घर से भागने की कोशिश करता और जोर जोर से हंसने लगता। उसकी हंसी पूरे मोहल्ले में गूंजने लगी जैसे कोई औरत रो रही हो। दूसरी तरफ अविनाश भी मोहल्ले में दिखने लगा। पहले वह सिर्फ मिठाई की दुकान के पास बैठा दिखता था, लेकिन अब वह हर गली में, हर मोड़ पर किसी न किसी को दिख जाता। उसकी मौजूदगी महसूस होने लगी थी। कभी किसी के दरवाजे को कोई खटखटा था और जब लोग बाहर देखते तो कोई नहीं होता, लेकिन अंदर से किसी के हंसने की आवाज आती। कभी किसी के घर का दरवाजा अपने आप खुल जाता और अचानक ठंडी हवा पूरे कमरे में फैल जाती। अब मोहल्ले में रात को कोई भी बाहर निकलने से डरता था। यहां तक कि दिन में भी सन्नाटा सा छाया रहता। बच्चे खेलना बंद कर चुके थे और लोग अपने घरों में ही दुबक कर बैठने लगे थे। राहुल की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। कभी वह किसी को पहचान नहीं पाता, कभी अचानक किसी को पकड़कर चीखने लगता। उसकी मां ने उसे अपने कमरे में बंद कर दिया, लेकिन रात में वह कैसे भी करके बाहर आ जाता। एक रात मोहल्ले के कुछ लोगों ने देखा कि राहुल छत पर खड़ा होकर आसमान की तरफ देख रहा था और कुछ बोल रहा था। फिर उसने जोर से हंसना शुरू कर दिया और उसके बाद अचानक वह जमीन पर गिर पड़ा। अब सबको यकीन हो गया था कि यह सिर्फ एक आत्मा का मामला नहीं है, बल्कि कोई बहुत बड़ा तांत्रिक खेल चल रहा है। हम मोहल्ले के कुछ लोग एक प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा के पास गए और उनसे इस समस्या का समाधान पूछा। तांत्रिक बाबा ने सुनते ही कहा, राहुल पर किसी बहुत ही नजदीकी ने तांत्रिक विद्या का प्रयोग किया है। यह जादू उसे धीरे धीरे मार देगा, लेकिन अगर हम सही समय पर सही उपाय कर लें तो इसे रोका जा सकता है। बाबा ने आगे कहा, राहुल को 7 दिन तक एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, लेकिन इस अनुष्ठान के दौरान अगर कोई भी गलती हुई तो न सिर्फ राहुल बल्कि इस मोहल्ले के कई और लोग भी इसकी चपेट में आ जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हमने तांत्रिक बाबा से अनुष्ठान करने को कहा और तांत्रिक बाबा ने अनुष्ठान शुरू कर दिया। पूरे 7 दिनों तक यह अनुष्ठान चला और जैसे जैसे दिन बीतते गए अविनाश की आत्मा और ज्यादा डरावनी होती गई। वह अब अपने असली भयानक रूप में दिखने लगा। कभी वह लाल आंखों से किसी को घूरता, कभी अचानक किसी के कान में अजीब आवाजें फूंक देता। कुछ लोगों ने तो उसे अपने घरों के अंदर भी देखा था। मोहल्ले में चीख पुकार मच गई। रात में अजीब आवाजें आने लगी। कुछ लोग घर छोड़कर जाने लगे। 7वें दिन जब अनुष्ठान पूरा हुआ और राहुल को घर वापस लाया गया, तभी अचानक उसकी हालत बिगड़ने लगी। उसने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया, मानो उसके अंदर कोई और आत्मा समा गई हो।
उसका शरीर कांपने लगा और उसके मुंह से झाग निकलने लगे। उसकी माँ और मोहल्ले के लोग डर के मारे उसके पास नहीं जा पा रहे थे। फिर अचानक राहुल जमीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। उसकी हंसी धीरे धीरे चीख में बदल गई। उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थीं। धीरे धीरे उसकी सांसें रुकने लगीं और कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। लेकिन उसकी मौत भी अलग थी। मरते मरते भी वो हंस रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसकी मौत कई दिनों पहले ही हो चुकी थी और अब कोई और ही उसके शरीर को चला रहा था। उसके मरते ही पूरे मोहल्ले में चारों तरफ बस सन्नाटा था। लोग काफी डरे हुए थे। मुझे अपने दोस्त राहुल की मौत का बहुत बड़ा सदमा लगा था और मैं भी थोड़ी चिंता में था। मैं सोच नहीं पा रहा था कि आखिर यह हुआ तो हुआ क्या। लेकिन इसके बाद मोहल्ले के लोग तांत्रिक और पंडितों के पास जाने लगे और अपने घरों को खिलवाने लगे। लोगों ने पंडितों से अपने घर खिलवा लिए थे। अगर आपको घर खिलवाना नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि घरों के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच पंडितों और तांत्रिकों से बनवा लिया जाता था, जिससे भूत प्रेत आत्माएं घर में प्रवेश न कर पाएं। लेकिन इसके बाद मोहल्ले में अविनाश और राहुल दोनों ही अक्सर दिखाई दिया करते थे और हमारा मोहल्ला बुरी तरह से डरने लगा था। लोगों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। लेकिन एक दिन की बात है, अचानक होता यह है कि राहुल की मम्मी की तबीयत भी खराब हो गई और उसे भी वैसे ही बीमारी हुई जैसी बीमारी राहुल और अविनाश को हुई थी। लेकिन जब राहुल की मम्मी थोड़ी सी बीमार थी, तभी एक दिन दोपहर में हॉस्पिटल से अपना इलाज करवाने के बाद वह वापस घर लौटकर आती है तो देखती है कि राहुल की जो दादी माँ थी, मतलब राहुल और अविनाश की दादी, वह घर में किसी तरह का काला जादू कर रही थी। उन्होंने करके एक कमरे में टोने टोटके का सामान रखा हुआ था और उन्होंने अपने पास राहुल की छोटी बहन को बैठा रखा था। और उसी समय पर जैसे राहुल की जो छोटी बहन थी वह अपने होश हवास में नहीं थी, वह अपनी दादी की बात सुन रही थी। जब राहुल और अविनाश की मम्मी ने अपनी ही सासू मां को यह सब करते हुए देखा तो वह एकदम से चिल्लाई और उन्होंने मोहल्ले वालों को चिल्ला चिल्ला कर घर में बुला लिया। और जब मोहल्ले वाले घर में जाकर देखते हैं तो देखते हैं कि राहुल की दादी कमरे में बैठकर किसी तरह का काला जादू कर रही थी और जोर जोर से हंस रही थी। आसपास के लोगों ने जब राहुल की दादी से पूछा कि आप ये सब क्या कर रही हैं, तो उन्होंने किसी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और बस हंसते हुए कहा, क्योंकि जब मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ा तो मैं तुम में से किसी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। इसलिए मैं जो कर रही हूं मुझे करने दो और तुम निकल जाओ यहां से। दादी की यह बात सुनने के बाद मोहल्ले वाले कमरे से बाहर आ गए और उन्होंने फिर एक पंडित जी से बातचीत की, क्योंकि वे काफी विद्वान थे। पंडित जी राहुल के घर के पास आए और जब उन्होंने घर के पास आकर कुछ मंत्र पढ़े तो उन्हें पता लगता है कि राहुल और अविनाश की आत्मा इस घर के आसपास ही भटक रही है और इन दोनों के मरने के बाद अब बारी इसकी माँ और इसकी बहन की है, क्योंकि इनको करने वाला कोई और नहीं बल्कि उनकी खुद की दादी है। उनकी दादी कोई नॉर्मल औरत नहीं है बल्कि वह एक डायन है। उसने जवानी में ही अपने खुद के पति को मार डाला, इसके बाद अपने खुद के बेटे को मार डाला और अब उसने अपने दोनों पोतों को मार डाला और अब वह अपनी पोती और अपनी बहू को भी मार देगी और इसके बाद यह मोहल्ले के लोगों की बलि लिया करेगी, क्योंकि वह एक डायन है और डायन इसी तरह से अपनी शक्तियां बढ़ाती हैं। और इतना कहने के बाद पंडित जी वहां से चले गए। लेकिन पंडित जी से जब मोहल्ले वालों ने पूछा कि क्या इसका कोई समाधान नहीं है, तो पंडित जी ने कहा कि इसका कोई समाधान नहीं है और यह बूढ़ी औरत हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार दे, क्योंकि ऐसे तांत्रिक क्रियाएं करनी होती हैं जिसके लिए इसे किसी ना किसी की जान लेनी होती है। इस बात ने हमारे पूरे मोहल्ले को काफी डरा दिया था और मेरी माँ ने मुझे साफ साफ बोल दिया था कि आज के बाद उनके घर के आसपास से निकलने की भी जरूरत नहीं है। और मेरे साथ साथ मोहल्ले के लोगों ने भी ऐसा ही किया था। कोई भी राहुल और अविनाश के उस घर के आसपास से गुजरता तक नहीं था। इसके बाद थोड़े ही दिनों में राहुल की छोटी बहन की मौत हो गई और फिर उसके बाद लगभग 6 से 7 महीने बाद ही राहुल की जो माँ थी उसकी भी वैसे ही मौत हुई जैसे राहुल, अविनाश और उसकी छोटी बहन की हुई थी। लेकिन इन सब के मरने के बाद पता नहीं वह बूढ़ी औरत यानी कि राहुल की दादी कहाँ चली गई, कोई नहीं जानता और ना ही किसी ने आज तक राहुल की दादी को देखा है। लेकिन उसके जाने के बाद भी राहुल, अविनाश, उसकी बहन, उसकी माँ, ये सब की आत्माएं मोहल्ले वालों को दिखाई दिया करती थीं और अक्सर वे लोगों को डराने का काम करती थीं। लेकिन साल 2017 की बात है, जब हम सभी मोहल्ले वालों ने मिलकर मोहल्ले में एक पूजा करवाई
जिसके बाद उन आत्माओं का दिखना बंद हो गया। लेकिन राहुल का जो घर था, उस घर से आज भी रात के समय में अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और वह घर आज भी हॉन्टेड पड़ा है। तो दोस्तों, ये थी अंशु जी की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। जी मैन।